वेलकम बैक स्टूडेंट्स। श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशंस की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए स्टूडेंट्स, हम जो आपका पेपर पढ़ रहे हैं वह आपका पेपर है इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी। इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी और ये पार्ट नंबर रहेगा 5 नंबर पार्ट रहेगा इसका। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा था कि जो बायोलॉजी के अंदर जीव होते हैं और जीवों को बनाने वाली जो कोशिकाएं होती है, ये कोशिकाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? ये कोशिकाएं होती है दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। और दो प्रकार की कोशिकाओं में हमने कौन कौन सी कोशिकाएं देखी है? एक तो हमने बात की थी कि एक सेल होती है प्रोकैरियोटिक और एक सेल होती है यूकैरियोटिक। और हम पीछे की क्लास में जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा कर रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, अर्थात ऐसी सेल जिनमें क्या नहीं पाया जाता है कि जो इसका न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, केंद्र के चारों ओर क्या नहीं पाई जाती है? केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का क्या होता है? इसमें अभाव होता है। तो ऐसी सेल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के मैंने एग्जाम्पल बताए थे, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और एक आपका था ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी। देखिए स्टूडेंट्स, हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की अध्ययन करेंगे तो हम इनमें से किसी एक सेल का अध्ययन कर लें तो हमें पता लग जाएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी होती है। तो इसके अध्ययन के लिए मैं लेता हूँ बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया सेल्स को। आज हम अध्ययन करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स का अध्ययन। और प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी है? बैक्टीरियल सेल जो होती है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। किसका? प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरिया सेल है और है क्या ये? प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए, ये
बैक्टीरिया सेल आपको ऐसी दिखाई देती है। बैक्टीरिया सेल्स की हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया सेल में सबसे बाहर की तरफ क्या पाया जाता है, इसका आउटर कवरिंग एरिया पाया जाता है। ये क्या इसका, ये है इसका आउटर कवर। और जो आउटर कवर होता है एक प्रकार का निर्जीव भाग होता है, इसका क्या होता है, निर्जीव भाग होता है। और ये जो आउटर कवर होता है ये दो भागों का बना होता है। दो भाग कौन कौन से होते हैं इसमें, एक भाग को तो हम बोलते हैं इसको सलिम लेयर, क्या बोलते हैं, सलिम लेयर, जिसे हम क्या कहते हैं, औपंक परत, औपंक परत। और दूसरा भाग क्या होता है इसका, दूसरा भाग होता है इसका सेल वॉल होता है। देखिए स्टूडेंट्स कि ये भाग क्या होता है, निर्जीव भाग होता है। और निर्जीव भाग कैसे होता है जरा समझिए। हमने बात क्या की है कि सेल वॉल के बाहर एक सलीम लेयर, अपंग परत जो होती है, ये तो एक अतिरिक्त आवरण होता है। वैसे ये आवरण सलीम लेयर वाला बैक्टीरिया में पाया भी जा सकता है, नहीं भी पाया जा सकता है, इसकी चर्चा अभी हम करेंगे। तो मुख्यतः बाहरी भाग में क्या आएगी, सेल वॉल आएगी। अब बताइए स्टूडेंट्स, जो रूम बनाते हैं, रूम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वॉल का यूज करते हैं, दीवार का यूज करते हैं, नहीं करते हैं। यानी कि जो वॉल होती है, दीवार होती है, वो क्या होती है, निर्जीव होती है या नहीं होती है। तो ये भी क्या है, वॉल है। किसकी वॉल है, ये सेल की वॉल है। रूम बनाने वाली वॉल को क्या बोल दिया, रूम की वॉल। स्कूल बनाने वाली स्कूल की वॉल, ठीक है ना। या अन्य किसी भी संस्थान के चारों ओर जो वॉल होती है उसी के नाम से जानते हैं या नहीं जानते हैं। उसी प्रकार ये वॉल किसकी है, सेल की है, इसलिए इसे क्या बोल दिया, सेल वॉल के नाम से जाना जाता है। और वॉल का अर्थ होता है दीवार, और दीवार जो होती है वो निर्जीव होती है। तो ये भी सेल वॉल जो होती है क्या होती है, निर्जीव होती है। तो सबसे बाहर क्या पाई जाती है, इसमें सेल वॉल पाई जाती है। और मैंने कहा है कि बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल के अलावा एक बाहर की तरफ क्या पाया जाता है, एक विशिष्ट प्रकार का एक आवरण पाया जाता है। इस आवरण को हम क्या बोलते हैं, इसे हम श्लेष्मिक आवरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्लेष्मिक आवरण। श्लेष्मिक आवरण को हम क्या बोलते हैं, सलिम लेयर या औपंक परत कहा जाता है। यदि ये आवरण पतली परत के रूप में है, ये श्लेष्मा पतली परत के रूप में है, तो ही इसे हम क्या कहेंगे, सलिम लेयर या औपंक परत कहेंगे। और ये जो आवरण जो आपका होता है, ये आवरण जो होता है ये गोंद के समान होता है। किसके समान होता है, गोंद के समान संरचना होती है। और जो गोंद प्रकार की संरचना है, अर्थात ये बना किसका होगा, ये बना होता है पॉलीसैकेराइड का बना होता है। किसका बना होता है, पॉलीसैकेराइड का बना होता है। और पॉलीसैकेराइड का बना हुआ आवरण ये श्लेष्मिक आवरण है। सामान्य अवस्था में यदि ये थिन पतली श्लेष्मा के रूप में है तो इसे औपंक परत कहते हैं। लेकिन ये आवरण करता क्या है, ये आवरण ये करता है कि यदि वातावरण बैक्टीरिया के क्या हो जाए, जीवन के प्रतिकूल हो जाए, यदि वातावरण बैक्टीरिया के जीवन के प्रतिकूल हो जाए तो ये क्या करेगा, ये आवरण जो है थोड़ा कठोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा कठोर हो जाता है। और ये जब आवरण कठोर हो जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कैप्सूल कहा जाता है। जब ये आवरण कठोर हो जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, कैप्सूल कहेंगे। और ये आवरण क्या करता है, ये आवरण बैक्टीरिया की प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा करने का काम करता है। यानी कि बाहरी टेम्परेचर, अम्ल यदि इसके जीवन के लिए हानिकारक है तो उनसे क्या करता है, ये सुरक्षा करने का काम करता है। तो यही कारण है कि इस कैप्सूल्स के कारण कुछ बैक्टीरिया को यदि क्वथनांक बिंदु पर भी रख दिया जाता है तो वे मृत नहीं होते हैं, जीवित बने रहते हैं। अर्थात ये जो कैप्सूल होता है ये इनकी सुरक्षा का क्या करता है, काम करता है। यह तो बात थी एक बाहरी आवरण की, श्लेष्मा की। और यदि ये पतली परत के रूप में है तो इसे स्लिम लेयर कह दिया, और कठोर हो जाता है तो इसे
कैप्सूल कह दिया। तो ये आवरण बैक्टीरिया में पाया जा सकता है और बैक्टीरिया में नहीं भी पाया जाता है। यदि ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, यदि ये आवरण बैक्टीरिया में पाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। क्या कहेंगे? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। यदि ये आवरण नहीं पाया जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे? अनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। क्या कहेंगे? अनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। अगर पाया जाता है तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया और नहीं पाया जाता है तो अनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स कि जो ये श्लेष्मिक आवरण है, श्लेष्मिक आवरण के नीचे एक बैक्टीरिया की जो कोशिका है, इसके चारों ओर एक आवरण और पाया जाता है। ये आवरण एक और पाया जाता है। इस आवरण को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सेल वॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल वॉल। और स्टूडेंट्स आपने सुना होगा कि सेल वॉल जो होती है प्लांट में भी पाई जाती है। सेल वॉल किसमें पाई जाती है? प्लांट में भी पाई जाती है। लेकिन बैक्टीरिया और प्लांट में पाई जाने वाली सेल वॉल में क्या होता है? अंतर होता है। जो प्लांट की सेल वॉल जो होती है, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो एक विशिष्ट प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेलुलोज के नाम से जाना जाता है। सेलुलोज के द्वारा बनी होती है। लेकिन बैक्टीरिया की सेल वॉल में कार्बोहाइड्रेट तो पाया जाता है, लेकिन वह कार्बोहाइड्रेट क्या नहीं होगा? सेलुलोज नहीं होगा। इसके अलावा सुनिए, सेलुलोज नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, तो इसकी जो सेल वॉल बनी होगी कार्बोहाइड्रेट होगा, सेलुलोज के अतिरिक्त कोई कार्बोहाइड्रेट होगा। इसके अलावा क्या हो सकती है? इसमें प्रोटीन भी हो सकती है और प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड्स के रूप में पाई जाती है। और इसके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है, पाई जाने वाली प्रोटीन म्यूकोपॉलीपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड के रूप में होगी। ठीक है, म्यूकोपॉलीपेप्टाइड जो होगी वो पेप्टिडोग्लाइकेन यानी किसका बहुलक होगी? पेप्टिडोग्लाइकेन। अनएसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और अनएसिटाइल ग्लूकोसेमिक एसिड्स का क्या होगी? बहुलक होती है। अनएसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और अनएसिटाइल ग्लूकोसेमिक का क्या होती है? बहुलक होती है। तो बैक्टीरिया के बाहर जो सुरक्षा परत के रूप में पाई जाती है वह क्या है? इसकी सेल वॉल होती है। क्या होती है? सेल वॉल। तो सेल वॉल किसके रूप में होती है? अनएसिटाइल ग्लूकोसेमिक और अनएसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो सेल वॉल है तो सेल वॉल के नीचे एक पतली सी झिल्ली समान संरचना पाई जाएगी। सेल वॉल के नीचे क्या होगी? पतली सी झिल्ली समान संरचना के रूप में एक संरचना पाई जाती है। और ये जो संरचना होती है, ये सबसे बाहर की ओर यानी सबसे बाहर पहली सजीव संरचना होती है। क्या होती है? पहली सजीव संरचना होती है। सबसे बाहर तो सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन ये क्या होती है? निर्जीव होती है। लेकिन सबसे बाहर पाई जाने वाली सजीव संरचना क्या होगी इसमें? वह होती है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली होती है। सबसे सजीव संरचना प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली होती है। और ये जो कोशिका झिल्ली होगी ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। ठीक है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बैक्टीरिया में एक संरचना और पाई जाती है। और वह संरचना क्या होती है? देखिए स्टूडेंट्स, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो एक संरचना पाई जाती है वह है मिजोसोम। क्या होती है? मिजोसोम। मिजोसोम क्या है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं कहीं पर क्या हो जाती है? इस प्रकार से क्या हो जाती है? इनवेजिनेटेड हो जाती है, यानी कि अंतर्वलित हो जाती है। जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर अंतर्वलित हो जाती है तो एक विशिष्ट प्रकार की क्या होती है? स्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है। और इसी स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? मिजोसोम कहते हैं।
मीजोसोम, या इसे हम क्या कह सकते हैं, मध्यकाय, या इसका नाम एक और क्या है, फैलोसोम। मीजोसोम, मध्यकाय भी कह सकते हैं, फैलोसोम भी कहा जाता है। और ये फैलोसोम है क्या, फैलोसोम ये है क्या, ये देखो इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी वो देख लेते हैं। इसकी सबसे पहले खोज की थी जेम्स फिट्स नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी, जेम्स फिट्स नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर ये अंतर्वलन के द्वारा बनने वाली संरचना की खोज की थी, और इस संरचना का नाम क्या है, मीजोसोम या फैलोसोम होता है। और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये जो मीजोसोम या जो फैलोसोम जो होती है, फैलोसोम जो होती है, ये क्या होती है, ये श्वसन में सहायक है, प्लाज्मिड यानी बैक्टीरिया के संयुग्मन में सहायक है, उत्सर्जन में सहायक है, और पदार्थों को ग्रहण करने में सहायक होती है। अर्थात कुछ वैज्ञानिक इसे क्या मानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के समान संरचना मानते हैं। क्या मानते हैं इसे, माइटोकॉन्ड्रिया के समान संरचना मानते हैं। तो इसी आधार पर एडवर्ड और स्टीवेंस ने, किसने, एडवर्ड नामक वैज्ञानिक थे, और वैज्ञानिक कौन थे, स्टीवेंस। एडवर्ड और स्टीवेंस नामक वैज्ञानिक ने इसे क्या नाम दिया है, इसे नाम दिया है प्लाज्मा लोमासोम। क्या नाम दिया है, प्लाज्मा लोमासोम कहा है, क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंतर्वलन से बनी हुई संरचना है जो माइटोकॉन्ड्रिया के समान काम करती है, और जो एडवर्ड और स्टीवेंस ने इसे क्या कहा है, प्लाज्मा लोमासोम कहा है। तो ये क्या थी, ये थी इसकी झिल्ली। किसकी झिल्ली, बैक्टीरिया की पाई जाने वाली झिल्ली। देखो ये क्या है, मीजोसोम। अब मीजोसोम के बाद देखिए कि इस कोशिका के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें क्या क्या दिखाई देता है। यहाँ पर जो ये संरचना होती है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, ये है इसका प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है ये, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म की डिटेल स्टडी हम जब यूकैरियोटिक सेल करेंगे तो उसमें करेंगे, उसमें भी प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रोटोप्लाज्म के अलावा इसमें कौन कौन सी संरचनाएं क्या होती है, पाई जाती है। कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, इसमें विशिष्ट प्रकार की रंगा कणिकाओं के रूप में भी स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विशिष्ट प्रकार की रंगा कणिकाओं के रूप में भी स्ट्रक्चर पाई जाती है। और इन संरचनाओं को क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं क्रोमेटोफोर या वर्णक कणिकाएं कहा जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि बैक्टीरिया में भी वर्णक कणिकाएं पाई जाती है, और वर्णक कणिकाएं क्या काम करती है, वर्णक कणिकाएं इसमें जो काम करती है वह क्या काम करती है, वर्णक कणिकाएं क्रोमेटोफोर। क्या है, क्रोमेटोफोर जो इसमें काम करती है वो किसका काम करती है, क्रोमेटोफोर फोटोसिंथेसिस का काम करती है। किसका काम करती है, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण का काम करती है। प्रकाश संश्लेषण का काम प्लांट भी करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का काम बैक्टीरिया सेल्स भी करती है। लेकिन प्लांट के प्रकाश संश्लेषण और बैक्टीरियल सेल्स का जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें डिफरेंस होता है, अंतर होता है। ये अंतर क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो उसके बारे में हम जानते हैं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या होता है, जल की आवश्यकता होती है। लेकिन जो बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है उसमें जल की आवश्यकता नहीं होती है, और जल के स्थान पर क्या होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की आवश्यकता होती है। अर्थात
जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करेगा उसमें कभी भी क्या नहीं निकलेगी, ऑक्सीजन नहीं निकलती है। क्या नहीं निकलती है? ऑक्सीजन नहीं निकलती है। ये अंतर होता है प्लांट के फोटोसिंथेसिस और बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में। क्यों? प्लांट तो क्या यूज करते हैं? जल का यूज करते हैं, जबकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये जल के स्थान पर H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करते हैं। इसलिए प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के रूप में कभी भी ऑक्सीजन नहीं निकलती है, जबकि सल्फर निकलती है। ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? क्रोमेटिन कणिकाएं होती है। इसमें भी थैलेकॉइड जैसी संरचना पाई जाती है जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेगी। अब देखिए स्टूडेंट्स कि जो बैक्टीरिया सेल है उसमें नेक्स्ट प्रकार की स्ट्रक्चर हमें क्या दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रकार की स्ट्रक्चर के रूप में क्या हो सकते हैं? नेक्स्ट प्रकार की जो संरचना होती है वो इस प्रकार की संरचना होती है। किस प्रकार की संरचना होती है? इस प्रकार की संरचना होती है। अब देखिए ये नेक्स्ट प्रकार की संरचना है क्या? इस प्रकार की संरचना। देखिए स्टूडेंट्स ये संरचना है क्या? देखिए स्टूडेंट्स एक संरचना ऐसी होती है जिसके बारे में आप सभी परिचित हो। ये जो संरचना होती है ये संरचना किसकी है? डीएनए की है। किसकी संरचना है? डीएनए की है। और ये डीएनए किस रेखा में पाया जाता है? बिल्कुल सीधी रेखा में पाया जाता है, इसलिए इसे रेखीय डीएनए कहा जाता है। और जो रेखीय डीएनए होता है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। देखिए स्टूडेंट्स ये द्विकुंडलित संरचना है और ये भी एक द्विकुंडलित संरचना है। ये भी क्या है? द्विकुंडलित संरचना है। लेकिन इस डीएनए और इस डीएनए में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखिए ये जो डीएनए है ये सर्कुलर डीएनए होता है, वर्ताकार डीएनए होता है। कैसा डीएनए होता है? वर्ताकार डीएनए। इसे क्या बोलते हैं? सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए या वर्ताकार डीएनए होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स जो डीएनए होता है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। और केंद्रक में क्या होते हैं? केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। और गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। तो बैक्टीरिया के डीएनए की विशेषता समझिए। बैक्टीरिया का डीएनए केंद्रकीय पदार्थ है और हमें पता है कि बैक्टीरिया क्या होती है? बैक्टीरिया जो सेल होती है उसमें केंद्रक के चारों ओर किसी भी प्रकार की क्या नहीं पाई जाती है? झिल्ली नहीं पाई जाती है। अर्थात बैक्टीरिया में केंद्रक झिल्ली का क्या होता है? अभाव होता है। अर्थात इसका जो डीएनए है वो कहाँ रहता है? इस कोशिका द्रव्य के डायरेक्ट संपर्क में रहता है। और डीएनए होता क्या है? वर्ताकार डीएनए होता है। इसका अंदर एक ही गुणसूत्र पाया जाता है। कितने गुण? ये वर्ताकार डीएनए है। और वर्ताकार डीएनए की विशेषता क्या है कि इसमें किसी भी प्रकार की क्या नहीं पाई जाती है? केंद्र के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार के डीएनए को हम किस किस नाम से जान सकते हैं? देखिए इस प्रकार के डीएनए को हम क्या बोल सकते हैं? इसे बोल सकते हैं हम न्यूक्लियोफोर। इसे हम कह सकते हैं केंद्र का। इसे हम कह सकते हैं जीनोफोर। क्या कह सकते हैं? जीनोफोर। ठीक है। या इसे हम कह सकते हैं प्रारंभिक केंद्रक। यानी कि इस प्रकार का जो केंद्रक है इन्हें इन नाम से हम जान सकते हैं। इन्हें न्यूक्लियोफोर भी कह सकते हैं, केंद्रक का भी कहा जा सकता है, जीनोफोर भी कहा जा सकता है और प्रारंभिक केंद्रक भी कहा जा सकता है। और इसमें पाए जाने वाला जो डीएनए होगा वो कैसा होगा? वर्ताकार डीएनए होता है। और वर्ताकार डीएनए गुणसूत्र ही होता है इसमें। अर्थात इसके अंदर एक ही गुणसूत्र होता है और जो गुणसूत्र होता है वो एक डीएनए का बना होता है। अर्थात इसका डीएनए बोल दो चाहे क्रोमोसोम या गुणसूत्र बोल दो, दोनों एक ही संरचना होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स जो बैक्टीरिया सेल होती है, बैक्टीरिया सेल्स के अंदर क्या देखते हैं हम कि ये जो आपका मुख्य केंद्रकीय डीएनए होता है, इसके अलावा भी क्या होता है? केंद्रकीय डीएनए के अलावा भी
एक डीएनए का खंड और पाया जाता है, और ये भी क्या होता है, ये भी सर्कुलर डीएनए के रूप में होता है, और ये सर्कुलर डीएनए के रूप में होता है। लेकिन ये देखो, ये मुख्य डीएनए से क्या है, अलग ही डीएनए होता है, और इस प्रकार का डीएनए बैक्टीरिया में पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता है। यदि बैक्टीरिया में मुख्य डीएनए के अलावा डीएनए का और खंड पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, इसे प्लाज्मिड कब कहेंगे कि ये जो मुख्य डीएनए से बिल्कुल अलग है, तो इसे क्या कहेंगे, हमें प्लाज्मिड कहा जाता है। और यदि ये अलग डीएनए किससे जुड़ा होगा, कहीं से भी यदि केंद्रकीय डीएनए के साथ जुड़ा होता है, तब इसे हम क्या कहेंगे, तब इसे हम कहेंगे एपिसोम। क्या कहेंगे इसे, एपिसोम। तो एपिसोम यानी कि ये प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या होता है कि मुख्य गुणसूत्रीय डीएनए के अलावा भी यदि डीएनए का खंड जिसमें पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, हमें प्लाज्मिड कहते हैं। और प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। अब ये प्लाज्मिड करता क्या है, बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड होता है ये बैक्टीरिया को कुछ अतिरिक्त ही विशिष्टता प्रदान कर देता है, अर्थात अतिरिक्त क्षमता प्रदान कर देता है। अतिरिक्त क्षमता क्या प्रदान करता है कि बैक्टीरिया या तो किसी विष के प्रति क्या हो जाएंगे, प्रतिरोधी हो जाएंगे, या किसी ऐसी धातु जो बैक्टीरिया के लिए हानिकारक है उसके लिए प्रतिरोधी हो जाएंगे, या बैक्टीरिया क्या होंगे कि हाई टेम्परेचर के प्रति प्रतिरोधी हो जाएंगे। प्रतिरोधी का अर्थ होता है इन पदार्थों का या इन प्रक्रियाओं का बैक्टीरिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होने देते हैं। कौन नहीं होने देते हैं, ये जो आपके प्लाज्मिड हैं बैक्टीरिया के ऊपर, यानी कि चाहे विष हो, टॉक्सिन हो या उच्च ताप हो आदि का प्रभाव क्या कर देते हैं, बैक्टीरिया के लिए नष्ट कर देते हैं। अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी या प्रतिकूल परिस्थितियों में बैक्टीरिया क्या कर सकता है, जीवित रह सकता है। तो प्लाज्मिड क्या करते हैं, प्लाज्मिड जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को कुछ अलग ही विशिष्ट लक्षण प्रदान कर देते हैं। और ये जो डीएनए होते हैं ये डीएनए अपनी संख्या को कैसे बढ़ाते हैं, डीएनए अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, रेप्लिकेशंस करते हैं। रेप्लिकेशंस का अर्थ होता है हूबहू प्रतिलिपि बनाना, और इसी प्रतिलिपि को क्या बोलते हैं, प्रतिलिपिकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिलिपिकरण भी कहा जाता है। तो जिस प्रकार से रेप्लिकेशन आपका मुख्य केंद्रकीय डीएनए करता है उसी प्रकार का रेप्लिकेशन कौन करता है, उसी प्रकार का रेप्लिकेशन ये प्लाज्मिड कर सकता है। तो ये बैक्टीरिया के अंदर ये जो केंद्रक था, केंद्रक से संबंधित संरचना थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें और क्या पाया जाता है, इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें कुछ ऐसी कणिकाओं के रूप में क्या पाए जाते हैं, ये इसके होते हैं राइबोसोम होते हैं या राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि जो राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम बने किसके होते हैं, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो राइबोसोम बने होते हैं वो बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन का। किसका बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। और प्रोटीन भी कितने प्रकार की होती है, प्रोटीन भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्टोन प्रोटीन, स्टोन प्रोटीन, और एक कौन सी होती है, नॉन स्टोन प्रोटीन। कौन सी होती है, नॉन स्टोन प्रोटीन। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर स्टोन प्रोटीन का क्या होता है, पूर्णतया अभाव होता है। केवल और केवल इसमें क्या पाई जाती है, नॉन स्टोन प्रोटीन ही पाई जाती है। अब हम बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम जो होते हैं आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, और जो राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम 2 यूनिट के बने होते हैं, अर्थात 2 इकाइयों के बने होते हैं, अर्थात 2 भाग होते हैं। राइबोसोम के क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं। अब राइबोसोम के 2 भाग किस प्रकार से होते हैं वो देखिए। राइबोसोम के जो 2 भाग होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं वो देखिए राइबोसोम का एक भाग तो इस प्रकार से होता है, ठीक है, और दूसरा भाग इसके नीचे इस प्रकार से होता है, ठीक है। दूसरा भाग इस प्रकार से होता है और एक भाग है इस प्रकार से होता है। और ये दोनों भाग क्या होंगे, यहाँ से जुड़े रहते हैं, यहाँ से
जुड़े रहते हैं। ये तो क्या है, ये कैप के रूप में क्या है, कैप के रूप में इसकी छोटी इकाई होती है। क्या होती है, छोटी इकाई होती है। जबकि इसके नीचे जो आधार बनाने वाली है क्या होती है, इसकी बड़ी इकाई होती है। कैसी इकाई होती है, बड़ी इकाई होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि इन इकाइयों का निर्धारण किसने किया था, एक स्वेडबर्ग नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इन इकाइयों का निर्धारण किया था। इसलिए इन्हें हम क्या करते हैं, इनका जो मापन होता है वो स्वेडबर्ग यूनिट के अनुसार ही किया जाता है। और स्वेडबर्ग को हम 8 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, 8 से लिखते हैं, अर्थात इनकी यूनिट को भी क्या लिखते हैं, 8 से लिखते हैं। तो जो इन इकाइयों के आधार पर जो राइबोसोम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो 70S होता है और एक क्या होता है, 80S राइबोसोम होता है। जो 70S प्रकार के राइबोसोम हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। 80S टाइप के जो राइबोसोम हैं ये किस में पाए जाएंगे, आपकी यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो हम कहेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो कौन से राइबोसोम होते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। कौन से राइबोसोम होते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। और 70S टाइप के राइबोसोम की जो दोनों इकाइयां होती है इनमें से तो एक बड़ी इकाई होती है जबकि क्या होती है, दूसरी छोटी इकाई होती है। जो छोटी इकाई होती है वो 30S होती है, बड़ी इकाई होती है वो 50S होती है। अब देखिए स्टूडेंट, आप कहीं डाउट में नहीं पड़ जाना कि ये तो 30S और 50S मिलाएंगे तो ये तो 80 हो गया सर, ये मामला अलग है। मामला अलग क्या है, ये इनके सिगमेंटेशन से संबंधित है। सिगमेंटेशन क्या होता है, सिगमेंटेशन का निर्धारण जो राइबोसोम्स का किसने किया था, स्वेडबर्ग ने किया था। सिगमेंटेशन क्या होता है कि जिस प्रकार से आप पानी के अंदर जो मिट्टी के कण छोड़ते हैं, मिट्टी के कण किस प्रकार से कितने समय में उसके पेंदे में बैठते हैं वह इसका सिगमेंटेशन कहलाता है। उसी प्रकार स्वेडबर्ग ने क्या किया था, इन इकाइयों को किसी द्रव पदार्थ में छोड़कर एक गुणांक निर्धारित किया था। यदि इन इकाइयों को अलग अलग करके छोड़ते हैं तो उसका मान अलग आता है, उनको जोड़ के छोड़ते हैं तो उनका मान अलग आता है। तो अलग मान आता है तो इसका मान आएगा 30S और इसका मान क्या आएगा 50S। यदि इन दोनों को एक साथ छोड़ा जाता है तो इनका मान कितना आता है, 70S आता है। अर्थात बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस बैक्टीरिया के अंदर हमें और क्या क्या स्ट्रक्चर दिखाई देती है। बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पर आपको एक चाबुक के समान संरचना दिखाई देगी। किसके समान संरचना दिखाई देगी, चाबुक के समान संरचना होती है। और ये जो चाबुक के समान संरचना होती है, ये चाबुक के समान ये जो चाबुक के समान जो संरचना होती है ये क्या होता है, इसका चाबुक के समान संरचना के रूप में ये क्या होता है, ये होता है फ्लैजिलम। क्या होता है, फ्लैजिलम होती है इसकी। क्या होती है, फ्लैजिलम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, हिंदी में बोलते हैं इसे कशाभिका। क्या कहा जाता है, कशाभिका होती है। और ये जो कशाभिकाएं होती हैं ये गति से संबंधित अंग होते हैं। किससे संबंधित अंग होते हैं, गति से संबंधित अंग होते हैं। अर्थात बैक्टीरिया इस कशाभिका की सहायता से क्या करते हैं, गति करते हैं, गमन करने का काम करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो गमन के लिए जो जीव होते हैं इनमें 2 प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक तो होती है आपकी कशाभिका और एक क्या होती है आपकी पक्षमाप। एक तो होती है कशाभिका और एक होती है पक्षमाप। जो लंबी संरचना होती है उसे कशाभिका बोल देते हैं और जो छोटी संरचना के रूप में होते हैं उसे क्या बोल देते हैं, पक्षमाप कह देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये पक्षमाप आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक या जो कशाभिका जो होती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में मिलेगी। फिर इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं में अंतर क्या होगा वो देख लीजिए। वो अंतर ये होता है कि ये कशाभिका को यदि हम देखते हैं तो कशाभिका क्या है,
कसाबिका इस प्रकार से, कसाबिका इस प्रकार से एक लंबी संरचना होती है, किसी के समान, रोम के समान। यदि हम इसका सेक्शन काट के देखते हैं, सेक्शन काट के सामान्यतः किसका, जो यूकैरियोटिक सेल्स की कसाबिका होती है, यदि उसका सेक्शन काट के देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है, हमें इसके जो किनारे होते हैं, किनारे के ऊपर छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और नजर आती है, छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और नजर आती है। और ये स्ट्रक्चर कितनी होती है, संख्या में 9 होती है। जबकि इसी प्रकार की 2 स्ट्रक्चर कहाँ होती है, इसके मध्य में होती है, अर्थात 2 मध्य में होती है। तो यूकैरियोटिक के लिए जो फ्लैजिला की जो स्ट्रक्चर की क्या बोलते हैं हम, 9+2 व्यवस्था कहा जाता है। लेकिन जो आपके बैक्टीरिया सेल होती है, बैक्टीरिया सेल में इसके अंदर जो महीन धागों के समान संरचना होती है, इनकी कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए हम कहते हैं कि बैक्टीरिया सेल की जो फ्लैजिला होती है उसमें 9+2 की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। और ये जो फ्लैजिला बनी होगी, ये बनी होती है आपकी ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। इसके अलावा बैक्टीरिया में क्या दिखाई देता है, इसके अलावा बैक्टीरिया में पूरी बॉडी पर चारों ओर छोटी छोटी रोम के समान, पक्षमाप के समान संरचना पाई जाती है। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें कहा जाता है या तो सेक्स पिलाई कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, इन्हें फिम्ब्रई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेक्स पिलाई कह दीजिए या क्या कह दीजिए, फिम्ब्रई कहा जाता है। और ये फिम्ब्रई या सेक्स पिलाई होते क्या हैं, ये फिम्ब्रई या सेक्स पिलाई एक दूसरे बैक्टीरिया को या किसी बैक्टीरिया को किसी प्रपोसी के साथ जोड़ने में सहायता करते हैं, अर्थात बैक्टीरिया को चिपकाने में किनका योगदान होता है, इन्हीं फिम्ब्रई या सेक्स पिलाई का योगदान होता है। तो इस प्रकार से ये जो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, बैक्टीरिया सेल्स के बारे में। बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया में बाहर सेल वाल होती है, सेल वाल के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, इसका प्रोटोप्लाज्म होता है। और इस संरचना को मेसोसोम कहा था। और इसमें जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, कोशिका यानी कि झिल्ली रहित होता है। और झिल्ली रहित जो केंद्रक होता है इसे क्या बोलते हैं, केंद्रकाभ कहते हैं, जिनोफोर कहते हैं, या क्या कह सकते हैं इसे, क्रोमेटोफोर भी कहा जा सकता है, या प्रारंभिक कण के नाम या प्रारंभिक केंद्रक के नाम से भी जाना जा सकता है। और इसमें फ्लैजिला पाई जाती है। फ्लैजिला में 9+2 की व्यवस्था नहीं होती है। इसमें जो राइबोसोम होता है वो क्या होता है, 70S प्रकार का होता है। और क्या होता है, जहाँ से फ्लैजिला निकलती है इस संरचना को क्या बोलते हैं, ब्लेफेरोप्लास्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लेफेरोप्लास्ट, ब्लेफेरोप्लास्ट कहा जाता है। तो ये सब क्या थी, बैक्टीरिया की संरचना थी। और बैक्टीरिया क्या होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, अर्थात जो हमने स्टडी की है वो किसकी स्टडी की है, एक प्रोकैरियोटिक सेल की स्टडी की है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।